नमस्कार दोस्तों, कनेक्टिंग डॉट्स प्लान अकेडमी देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। दोस्तों, बुरहान वानी द सोशल मीडिया टेररिस्ट ऑफ कश्मीर वैली, द सोशल मीडिया टेररिस्ट ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, द टॉप कमांडर, आखिर उसको कैसे मारा गया? द पोस्टर बॉय ऑफ मिलिटेंसी जिसको कहा जाता है, जिसने सोशल मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था वैली के अंदर, आखिर इसे ख़त्म कैसे किया गया? लंबे समय तक जो समस्या बना हुआ था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इसको नैप कैसे किया गया, एलिमिनेट कैसे किया गया? और इसकी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, या कहें कि मिस्ट्री है कि आखिर इसको मारा कैसे गया था। कभी कोई कहता है कि एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी बुरहान वानी की, उसने टिप दी। कभी कोई कहता है कि जिस घर में ये लोग रुके हुए थे वहाँ पे उस घर के खिड़की के बाहर एक लाल कलर का रिबन जो था वो बंधा हुआ था, वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये साइन दिया गया, सिग्नल दिया गया कि यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। या कभी कोई कहता है कि इसी के ग्रुप के अंदर से एक मिलिटेंट था, एक टेररिस्ट था, जिसने कि इसकी जानकारी, इसका इंटेल जो था वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, आईबी को दिया हुआ था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। ये सारी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन ओवरऑल पॉइंट है वो ये है कि आखिर हमारी राष्ट्रीय राइफल्स ने, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, वो क्या जॉइंट ऑपरेशन था, उसको कैसे किया गया था जब एक बहुत ही ड्रेडेड टेररिस्ट को, यहाँ पे बुरहान वानी को, मौत के घाट उतारा गया, इसका काम तमाम किया गया, ख़त्म किया गया। तो आज का एपिसोड इसी पर होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, साल 1987 कश्मीर वैली में मिलिटेंसी जो थी वो शुरू हो चुकी थी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा, और ये प्रोसेस इस तरह से चलता था, एक इकोसिस्टम इन लोगों ने बना रखा था कि पहले मिलिटेंट्स जो थे वो यहाँ से जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, एलओसी क्रॉस करके, और वहाँ से फिर आने के बाद यहाँ पे अटैक करते थे, बाकी लोगों को उकसाते थे, जिससे कि भारत के, इंडियन स्टेट के खिलाफ ये लोग खड़े हो सकें, यहाँ पे आके उन पर अटैक कर सकें, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर सकें। ये सारी चीज़ें 87 से ही शुरू हो चुकी थी, और लेकिन साल 2002 से 2007 के बीच में बताया जाता है कि बहुत ही काम पीरियड चला एक तरह से मिलिटेंसी का, जब ये शांत एक तरह से देखा गया इसको। लेकिन पाकिस्तान जो था, जो पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, सेपरेटिस्ट थे जम्मू कश्मीर के अंदर, काफ़ी सारे ऐसे मिलिटेंट्स जो थे, ये लोग अपनी हरकतों से बाज आने नहीं वाले थे, और ये मामला जो था वो थमने भी नहीं वाला था। इसी के तहत 2010 में एक बार फिर से मिलिटेंसी उग्र होती है, और इसी के दौरान होता है माचिल एनकाउंटर किलिंग केस। अब ये जो माचिल एनकाउंटर किलिंग केस था, इसमें क्या था कि 3 ऐसे लड़के थे जिनको यहाँ पे एनकाउंटर किया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। इनको मारा जाता है, लेकिन कहा गया ये जम्मू कश्मीर के ही लोगों के द्वारा कि ये कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट्स नहीं थे, ये कोई फॉरेन मिलिटेंट्स नहीं थे, ये निर्दोष लोग थे, ये इनजस्टिस हुआ यहाँ पे कश्मीर के लोगों के साथ में। जब ये चीज़ सामने आती है, इसके बाद काफ़ी लंबे प्रोटेस्ट चले, और बताते हैं कि अब तक का कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़े तनावपूर्ण एक माहौल बना था, जो बहुत ज़्यादा लंबे प्रोटेस्ट चले थे, करीबन 5 महीने तक ये प्रोटेस्ट चले, 120 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई, काफ़ी सारे लोग घायल हुए थे। तो ये प्रोटेस्ट होते हैं माचिल एनकाउंटर के बाद में। अब यहाँ पे 2010 का ही समय है, कश्मीर का माहौल जो था वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण था। इसी के बीच में पुलवामा के त्राल में एक परिवार रहता था, मुजफ्फर अहमद वानी का। मुजफ्फर अहमद वानी के परिवार में, मुजफ्फर अहमद वानी खुद भी एक तो प्रिंसिपल थे, ठीक है, त्राल में जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल था वहाँ पे उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे, मैथमेटिक्स के टीचर भी थे। और उनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से 2 जो बड़े लड़के थे, उसमें एक था सबसे बड़ा खालिद वानी, और दूसरा था बुरहान वानी। घाटी में इस समय हालात जो थे 2010 में बेहद ज़्यादा ख़राब थे। अब ये बताया जाता है कि इसी अनरेस्ट के दौरान 2010 में, सितंबर 2010 की बात है, जब खालिद को यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ा था, और पकड़ के उसको, एक तो एलिगेशंस उस पर ये थे कि 2010 के जो अनरेस्ट है, इस समय वो मिलिटेंट्स को रिक्रूट कर रहा था मिलिटेंसी के लिए, इंसर्जेंसी के लिए, यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, इन चीज़ों को, कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको बढ़ाने के लिए खालिद के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे थे, और इसकी वजह से उसको यहाँ पे पकड़ा गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, उसको मारा पीटा गया। जब खालिद घर पे आया तो उसको चोटों के निशान थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहीं से बताया जाता है कि बुरहान, जो उसका छोटा भाई था, उसके दिमाग में ये जो टेररिज्म है वो बढ़ना शुरू हो चुका था। दिन था 16 अक्टूबर 2010 का। बुरहान वानी सुबह उठा, अपनी माँ से, जो उसकी मदर थी, उनसे लंच मांगा। लंच करने के बाद में वो अपने जल्दी से रूम में चला गया, और रूम में जाके अपने काफ़ी सारे कपड़े, जो उसके जितने भी कपड़े थे, उनको एक बैग में पैक करता है, और अपनी माँ से कहता है कि मैं टेलर के पास जा रहा हूँ इनको स्टिच कराने के लिए, इनको सही सिलवाने के लिए, ऑल्टर करने के लिए। लेकिन यहाँ से वो टेलर के पास नहीं जाने वाला था, वो गया अपने ही एक रिलेटिव्स के पास, उसके एक रिश्तेदार के पास, आदिल मीर जिसका नाम था। 5 साल बड़ा था उम्र में बुरहान से। यहाँ पे उससे जाके मिलता है, और उसके बाद में बुरहान कभी भी अपने घर पे वापस नहीं आया। तो अब यहाँ से बुरहान का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद में एक खबर आती है कि बुरहान वानी और आदिल मीर जिसके साथ ये भागा हुआ है, इन दोनों ने ही हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लिया है।
मुजाहिदीन को ज्वाइन करने के बाद में आदिल मीर को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर भी बना दिया गया था और बुरहान का मेंटोर भी बन चुका था। अब यहाँ से ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू कर ही चुके थे दोनों लड़के। 2013 में पहली बार बुरहान का नाम वायरल होता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, एक तरह से भारत के अंदर। किस तरह से हुआ था कि एक मिलिटेंट था एजाज अहमद भट्ट नाम का, इसका एनकाउंटर चल रहा था, एक एम्बुश था, सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर लिया था इस शख्स को, इस टेररिस्ट को। और यहाँ पे इस टेररिस्ट ने क्या किया कि अपना एक वीडियो उस समय बना के सोशल मीडिया पे इसका जो वीडियो बाद में वायरल हुआ, उसमें ये था कि इसने कहा कि बुरहान से कहिएगा कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए यहाँ पे बुरहान जो है वो दुआ करें। जब ये वर्ड सामने आए थे, ये सेंटेंस सामने आया था, इसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और लोगों को भी ये एक हो गया था नाम कि आखिर ये बुरहान कौन है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी अनाउंसमेंट बताना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं। देखिए, अनअकैडमी भारत का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर्स आपके दिल्ली के अंदर करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सिविल लाइन्स में अवेलेबल है। और इन सेंटर्स पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिल जाता है। बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, बैचेस के बारे में समझ लीजिए। करोल बाग में जो सेंटर है वहाँ पे बैचेस 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी जाके अपना एनरोल करिए। मुखर्जी नगर सेंटर पर 29 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पे आपको 35% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आपको जल्दी ही एनरोल कर लेना चाहिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, प्रयागराज में हैं, तो सिविल लाइन्स में जाइए और वहाँ पे ऑफलाइन जो सेंटर है वो अब 6 अगस्त से शुरू होने वाला है वहाँ पे बैचेस। और इस प्रयागराज सेंटर पर यूपी PSC के जो बैचेस हैं वो भी अवेलेबल हैं आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में। तो यहाँ पे आपको जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं। देखिए, डेडिकेटेड CSET और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल जाती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिल जाता है विद मंथली मैगजीन, 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाती है और कवरेज मिल जाता है आपको ओवरऑल पूरी तरह से GS का भी। साथ ही में डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एडवांटेजेस हैं और आपके लिए टॉप एजुकेटर्स को अनअकैडमी यहाँ पे लेकर आया है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस के साथ में अनअकैडमी आपके लिए भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ ये बैचेस लेकर आया है। आप जल्दी से जल्दी इसको एनरोल करिए। देखिए, देर मत करिएगा, नीचे इस वीडियो के अंदर जो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके क्लिक करिए। अपनी आप जैसे ही डिटेल्स फिल करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बहुत ही एक नया आयाम भी देने वाले हैं और साथ ही साथ में अपनी तैयारी को मजबूत बनाने वाले हैं। बुरहान पहली बार यहाँ से उसका नाम सामने आता है, लेकिन कुछ और भी अलग होने वाला था। वो किस तरह से हुआ ये सुनिए। बुरहान का जो मेंटोर था, जो उसको लेकर गया था हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में जिसमें ज्वाइनिंग करानी थी उसकी, आदिल मीर को यहाँ पे अगले ही साल 2014 में मार गिराया जाता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। उस समय वो कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, लेकिन फैमिली जो थी वो ये सोच रही थी कि आदिल को भी मार दिया है, एक जो दूसरा एजाज अहमद भट्ट है वो भी यहाँ पे मर चुका है, उसका भी एनकाउंटर हो गया। तो अब बुरहान की उन्हें फिक्र हो रही थी कि आखिर बुरहान के साथ में क्या होगा। लेकिन बुरहान टेररिस्ट था और टेररिस्ट का अंजाम एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे बुरहान की जो इन लोगों को फिक्र हो रही थी उसके विपरीत जाते हुए क्या हुआ, एक सडनली न्यूज़ आती है जब बुरहान वानी ने पूरे दुनिया भर में उसका एक नाम फैल गया था। वो इस तरह से था कि जो हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बनाया गया वो बना दिया जाता है बुरहान वानी को। बुरहान अब यहाँ पे यंगेस्ट कमांडर बन चुका था हिजबुल का। अब तक की डेट में जितने भी मिलिटेंट्स हुआ करते थे ना जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सब नाम बदल के अपने रहते थे। कभी भी कोई वीडियो भी डालते थे तो उसको मुंह छुपा के डाला जाता था, जिससे उन्हें कोई पहचान ना ले, उनकी जो लोकेशन है, जो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, किस एरिया से आते हैं जम्मू कश्मीर वैली के, ये चीज़ें पता ना चल जाएं। लेकिन यहाँ पे उसके विपरीत जाके बुरहान वानी ने इस पूरे दस्तूर को बदल दिया। क्या किया बुरहान ने? सोशल मीडिया को अपना एज अ टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इन चीज़ों को एज अ टूल इस्तेमाल करना शुरू किया। अपनी सेल्फीज़ पोस्ट करता था, अपने वीडियोस पोस्ट करता था, यहाँ तक कि उसके ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें वो मिलिट्री आउटफिट में है, उसके बाद असॉल्ट राइफल्स को लहरा रहा है, लोगों को, कश्मीरी जो यूथ हैं उनको मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए उकसा रहा है। यहाँ से ये सारे वीडियो जब वायरल होना शुरू हुए और एक तरह से पहला मिलिटेंट माना जाता है कि 1990 के बाद से ऐसा मिलिटेंट जो कि कश्मीर के अंदर हर घर में उसको नाम से जाना जाता था। ये चीज़ कश्मीर के अंदर जब ये हो रही थी तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सिरदर्द बन चुका था, क्योंकि अब ये शख्स सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा था और सोशल मीडिया किस तरह से किसी को वायरल करता है ये आप लोग जानते हैं। कश्मीर में जब ये सब कुछ चीज़ें चालू हो चुकी थी, बुरहान वानी ने ह्यूज रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू कर दी। यहाँ से रिक्रूट करता जा रहा था लगातार नए नए लड़कों को, उनको ब्रेन वॉश कर रहा था, अपना मिलिटेंट ग्रुप फॉर्म करता जा रहा था। वो उसके वीडियोज़ भी पोस्ट करता था। कई बार फोटोग्राफ्स आते थे जिसमें मिलिट्री आउटफिट्स में ये लोग बैठे होते थे, राइफल्स को सर्कुलेट कर रहे थे। 2014 में तो ये इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ और फोटोग्राफ जो थे सोशल मीडिया पे सामने आए। इन्हीं जब सब चीज़ों को देखते हुए स्पेशल फोर्सेज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम जो था उसके सर पे रख दिया।
अब यहाँ से इसका स्ट्रक्चर एक तरह से बढ़ गया था, क्योंकि लोगों ने इसे अपना, बुरहान को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना एक तरह से कल्ट फिगर मानना शुरू कर दिया था, एक तरह से ऐसा फिगर मानना शुरू कर दिया जो हमारे लड़ रहा है, जबकि इस तरह की बात बिल्कुल नहीं थी। बुरहान एक टेररिस्ट बन चुका था, वो पाकिस्तान के जो मुजाहिदीन के जो भी इंस्ट्रक्शन थे उन पर ही काम कर रहा था इस समय। साल आता है अगला 2015, 13 अप्रैल की बात है। बुरहान का जो बड़ा भाई था, जिसके ऊपर एलिगेशंस थे कि इसने 2010 के अनरेस्ट में मिलिटेंट्स को रिक्रूट किया है, 2015 में 13 अप्रैल की बात है, खालिद ने, बुरहान के बड़े भाई ने अपनी माँ से कहा कि आप कुछ डिशेस बना दीजिए, जिसमें मटन बना दीजिए, चिकन बना दीजिए, और हम अपने कुछ दोस्तों को लेकर पिकनिक पे जा रहे हैं। लेकिन असल में खालिद किसी पिकनिक पे नहीं जाने वाला था। खालिद जाने वाला था कामला फॉरेस्ट के अंदर बुचू बेल्ट में बुरहान वानी से मिलने, बुरहान वानी और उसके ग्रुप में अभी तक जितने लोग थे उन लोगों से मिलने यहाँ पे जाने वाला था। इस दिन की बात बताई जाती है कि 4:30 बजे तक कोई ऐसा इनपुट नहीं था, लेकिन सडनली एक इंटेल आता है सामने से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो अलर्ट पर आ जाती हैं। बुचू बेल्ट में यहाँ पे जाया जाता है और बुरहान वानी, खालिद जो उसका बड़ा भाई था, जब ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, इस समय पे गन फाइट होती है, एम्बुश किया जाता है। इस बीच में बुरहान वानी और उसके दोस्त तो भाग ही गए, जो उसके टेररिस्ट ग्रुप के लोग थे, लेकिन जो इसका बड़ा भाई था खालिद, उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। उस एनकाउंटर के बीच में खालिद मारा जाता है। खालिद के मरने के बाद में त्राल के अंदर जो लोग थे, जम्मू कश्मीर में एक तरह से कहें तो जो लोग थे वो प्रोटेस्ट पे उतर आए। प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हो गया। ये कहा गया गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने जुल्म किया है हमारे ऊपर, ये चीज़ें यहाँ पे कही जाने लगी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे करना पड़ा उन लोगों को। शोपियान में, पुलवामा में, अनंतनाग, कुलगाम में, इन जगह पे हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ। अब इस बीच में आप देखिए कि खालिद की मौत पर प्रोटेस्ट होने लगे। खालिद का एक दोस्त हुआ करता था सब्जार अहमद भट्ट नाम का। अब यहाँ से एक प्रोसेस शुरू हुआ कि जो इनके पुराने लोग थे उन लोगों ने जाके बुरहान का एक ग्रुप ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ये कैसे हुआ कि एक सब्जार अहमद भट्ट नाम का लड़का हुआ करता था, एक दिन अपने घर से निकलता है और ये जो स्टोन पेल्टर्स थे वहाँ पे, जो पत्थरबाज थे, जो पत्थर फेंकते थे, इन लोगों के ऊपर मेन चौक पर, त्राल इलाके में ही, त्राल के अंदर ही मेन चौक के ऊपर पत्थरबाजी चल रही थी। सब्जार वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेता है और जो वहाँ के विटनेस हैं वो बताते हैं कि सब्जार उस दिन इस तरह से बीच में आके खड़ा हो गया, उसने पत्थरबाजी तो की ही की, लेकिन सीआरपीएफ के एक जवान को उसको हिट किया, उसकी जो राइफल थी, जो उसकी वहाँ पे असॉल्ट राइफल थी, उसको लेकर छीन कर जंगलों में गायब हो गया। उस दिन से सब्जार को देखा नहीं गया। ये दिखता है बाद में जब एक फ़ोटो रिलीज़ होता है। अब आप कहानी सुनिए यहाँ से। सब्जार यहाँ से फॉरेस्ट में गायब हो गया। बताया जाता है कि उसी समय उसने बुरहान वानी का जो ग्रुप था, टेररिस्ट ग्रुप, उसको जाके ज्वाइन कर लिया था। ये पहला यहाँ से एक तरह से बिगनिंग हो चुकी थी इनकी उस ग्रुप के फॉर्मेशन की, जिसको बाद में बुरहान वानी का वो ग्रुप कहा गया, जिसने काफ़ी ज़्यादा सिरदर्द दिया हमारी स्पेशल फोर्सेस को। उसको उसी तरह से ख़त्म भी किया गया फिर बाद में। बुरहान वानी का एक और क्लोज एड हुआ करता था 23 साल का सद्दाम पद्दार। सद्दाम पद्दार जो था सोपियान डिस्ट्रिक्ट से आता था। इसकी स्किल्स के बारे में बताते हैं कि लाइव स्टॉक जो है, ट्रेडिंग स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अच्छे डायरेक्शन में उसको लगा सकता था, लेकिन नहीं लगाना तो इसी डायरेक्शन में था, अपने इस दोस्त का साथ देना था जो कि ऑलरेडी गलत राह पे चल रहा था। तो अब 14 सितंबर का दिन आता है और ये जो सद्दाम था एक दिन उठता है, अपने घर से जो इसकी भेड़ बकरियां थी उनको चराने के लिए बाहर ले जाता है, लेकिन भेड़ बकरियां वापस आ जाती हैं, सद्दाम वापस नहीं आता। किस तरह से हुआ? यहाँ से सद्दाम भाग गया जंगलों के रास्ते। एक वीक बाद पुलिस स्टेशन से खबर आती है सद्दाम के घर पे कि आपका जो लड़का है उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लिया है और बुरहान वानी के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से इसके ग्रुप की गिनती बढ़ती गई। करीबन ये 11 लोग हो चुके थे उस टाइम तक, और ये 11 ऐसे लोग थे जो बिगेस्ट चैलेंज बन चुके थे गवर्नमेंट फोर्सेस के लिए। बुरहान वानी जब से नोन हुआ है, जब से पहचान में आया लोगों के, इसके बाद एक अलग ही सिचुएशन देखी, एक नई सिचुएशन देखी हमारी स्पेशल फोर्सेज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने। वो ये थी कि 60 लोकल मिलिटेंट्स जो थे उनको साउथ कश्मीर से एक तो रिक्रूट किया गया, उनको ट्रेनिंग भी वहीं पे दी जा रही थी, ट्रेन भी वहीं करता था, रिक्रूट भी वहीं से कर रहा था। कश्मीर के जो युवा थे उनको भटका रहा था एक तरह से ये जो शख्स था बुरहान वानी, जो टेररिस्ट था। अब यहाँ से इसने बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के ऑपरेट करना शुरू कर दिया था त्राल इलाके में, साउथ कश्मीर के अंदर, और फ्रीली घूमता था। कई बार तो ऐसे वीडियो सामने आते थे कि लोगों से मिल रहा है जा जाके। एक वीडियो ऐसा सामने आया 2015 में ही, जिसमें बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा है बुरहान वानी, और लोगों का इस तरह का सपोर्ट मिल रहा था उसे कि लोग उसे छुपा के रखते थे, कई दिनों अपने घरों में छुपा के रखते थे। वो एक घर से दूसरे घर रिलोकेट करता रहता था और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको चकमा दे देता था। ये सारी चीज़ें चलती हैं। करीबन ये जो 1 महीने का समय हुआ खालिद की मौत के बाद 2015 में, बुरहान वानी सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसके फोटोग्राफ्स जो थे वो आते थे। इसी दौरान में एक बड़ा
हिट मिलता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कहा जाए कि कामयाबी मिलती है। वो किस तरह से मिली, और ये बुरहान वानी जिसने सोशल मीडिया को अपने एज अ टूल अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था, ये उसी के ऊपर महंगा पड़ गया। ये किस तरह से हुआ, एक फ़ोटो वायरल होता है जिसमें बुरहान वानी ने फ़ोटो वायरल किया फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। इस फोटो के अंदर 11 लोग थे, जिसमें सब्ज़ार भी था। सब्ज़ार इसमें दिख रहा था मिलिट्री जो कपड़े हैं, जो आउटफिट्स थे उसमें ये लोग थे, असॉल्ट राइफल इनके हाथ में थी। और जब ये यहाँ से फ़ोटो वायरल होता है तो पिक्चर साफ हो गई थी कि ये पूरा ग्रुप है जिसको अभी तक बुरहान वानी ने रखा हुआ है, जिसको अभी तक ये लोग इसमें जाके मिले हैं। और ये सारे वही लोग हैं जो एक एक करके गायब हुए हैं जम्मू कश्मीर से, जो यहाँ से अपने घर से निकले और कभी वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर चुके हैं, बुरहान वानी के ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। ये जो फोटोग्राफ था ना, वो लीड बन गया यहाँ से। सरताज अहमद शेख एक और शख्स था, इस शख्स को भी उसी एक फोटोग्राफ में, उन 11 लोगों के फोटोग्राफ के अंदर देखा जाता है। अब ये जो सरताज अहमद शेख था, इसके बारे में सुन लीजिए। हिजबुल मुजाहिदीन का जो लीडरशिप थी पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ में और साउथ कश्मीर में जो उनके यूनिट्स थे हिजबुल मुजाहिदीन के, इनके बीच का एक बहुत ही क्रिटिकल लिंक था ये लड़का। ये किस तरह से लिंक था? क्योंकि साल 2000 से हिजबुल मुजाहिदीन को HM को ज्वाइन कर चुका था, सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये जानती थी। लेकिन इसके बीच में एक बार वापस भी आ चुका था कश्मीर में आके इसने अपना आतंकवाद का रास्ता छोड़ के बीच में अनंतनाग के अंदर चीनी चौक पर एक मलिक क्लॉथ हाउस होता था, वहाँ पे सेल्समैन की जॉब करना भी शुरू कर दी थी। लोगों को लगा था कि ये सुधर गया है यहाँ पे जब इसने ये काम करना शुरू किया। लेकिन 2012 में जैसे जैसे बुरहान वानी अपना सोशल मीडिया पर लोगों को रिक्रूट करता जा रहा था, इस समय से इस शख्स ने, सरताज अहमद शेख ने, जिसका फोटो उस तस्वीर में वायरल था, उस तस्वीर में सिक्योरिटी फोर्सेस देख चुकी थी, इसने यहाँ पे दोबारा से एक बार काम करना शुरू कर दिया था हिजबुल के साथ में। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ थी, सरताज शेख को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिक्रूट करने एक तरह से भेजा था हिजबुल के कैंप में, हिजबुल के बुरहान के कैंप में अंडरकवर एजेंट बना के भी बीच में भेजा था। और इस तरह से काम किया गया था ये, क्योंकि इसके पास में काफ़ी सारी खबरें वहाँ से आएंगी, तो ये हमारी फोर्सेस को बताएगा और हम उनको एलिमिनेट करेंगे, इस ग्रुप को, बुरहान के। लेकिन इस बीच में एक दिन आता है दिसंबर 2014 का, एक गड़बड़ी होती है। सरताज अहमद शेख, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया SOG ने, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने, ये सडनली डिसअपियर हो जाता है। अब तक ये काम कर रहा था बुरहान के ग्रुप में, वहाँ से आके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताता था, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन सडनली ये गायब हो जाता है और पूरी तरह से जाके सरताज शेख जो था वो मिल चुका था बुरहान वानी के ग्रुप में। और ये बात कब क्लियर हुई? जब वो फोटोग्राफ वायरल हुआ कि अच्छा, ये जो शख्स था जो बीच में आके सेल्समैन की जॉब कर रहा था, फिर इसको हमने रिक्रूट किया एज अ एजेंट, लेकिन बाद में जब गायब हुआ तो अब ये कहाँ गया? वापस से बुरहान के ग्रुप में गया, पूरी तरह से उस ग्रुप को ज्वाइन इसने कर लिया है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था, हमारी सिक्योरिटी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ कई जगह हो सकती थी, क्योंकि ये जो शख्स था ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को बहुत ही सिग्निफिकेंटली इसमें इनको ख़त्म करने के लिए काम कर सकता था बुरहान के ग्रुप के साथ में, ये बहुत बड़ा चकमा दे सकता था। तो अब SOG का, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा टास्क था सरताज को ढूंढना। इस शख्स को हमें ढूंढना पड़ेगा, इसको तो नैप करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। ये फर्स्ट हाफ में 2015 के दौरान काफ़ी सारी रेड की गई सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। बमडूरा में जो उसके अंकल का एक घर था सरताज के, वहाँ पे जाके रेड की गई, लेकिन हमेशा खाली हाथ वापस आना पड़ा, कभी भी वो मिला नहीं इस बीच में। लेकिन इसी बीच में एक और टेररिस्ट था, पुलवामा के नेवा का तारिक पंडित। अब जो तारिक पंडित था, इसको भी वहीं पे देखा गया था इस फोटोज़ में, कई बार इसको बुरहान वानी के ग्रुप के साथ में भी देखा गया था। अब तारिक पंडित जो था, इसको यहाँ पे पकड़ लिया जाता है मार्च 2015 में। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में था, एक बड़ी सफलता थी। इसको डिटेल नॉलेज थी बुरहान वानी के ग्रुप के बारे में, नेटवर्क के बारे में, सेफ हाउस के बारे में। अब ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता था बुरहान को पकड़ने का। और यहीं से अब अलग अलग जो थ्योरीज आती हैं कि कैसे उसकी हिंट मिली है, कैसे इंटेल मिला है बुरहान वानी का, कि आखिर वो कहाँ पे है, क्या कर रहा था, किधर छुपा हुआ था, कहाँ आने वाला है, कहाँ से क्या ऑपरेट करने वाला है, कहाँ अटैक करने वाले हैं ये लोग। सेना के जो सूत्र थे, जो सोर्सेज थे, उन लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अब मिलने लगी थी बुरहान के बारे में, उसके मूवमेंट्स के बारे में। इसी दौरान एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बुरहान कभी भी अपना एक नंबर नहीं रखता है, वो तमाम सारे अलग अलग नंबर जो है उनको चेंज करता रहता है, इलाकों के, जगह के, अपने रिलोकेशन के हिसाब से। और इसलिए उसको ट्रेस कर पाना, ट्रैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस दौरान में एक लड़की मिलती है पुलिस को, JK पुलिस के पास में ये लड़की आती है और ये खुद बताती है कि मैं बुरहान वानी की गर्लफ्रेंड हूँ। इसने खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताया। लड़की का कहना था कि वो बुरहान से बदला लेना चाहती है,
क्यों लेना चाहती है? क्योंकि बुरहान जहाँ जहाँ रुकता था, जिस भी घर में रुकता था, वहाँ पे गलत हरकतें करता था बाकी लड़कियों के साथ में। और दूसरी चीज़ ये भी इसने बताया कि इसने बुरहान ने इस लड़की को धोखा दिया है, रिलेशन का झांसा देकर उसने इसके साथ चीटिंग की है। ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो लड़की जो थी सिंपल तरीके से पता चल जाता है कि लड़की नाराज़ थी, और इसी ने बुरहान वानी का जो एक नंबर था जिससे वो बुरहान इस लड़की से बात करता था, ये यहाँ पे पुलिस को दे दिया। एक तो ये थ्योरी सामने आती है कि भाई एक लड़की थी, उसने खुद आके बुरहान का नंबर दिया जिससे कि बुरहान को फाइनली ट्रेस किया गया। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे बताई जाती है जो कि बहुत ही एक्शनेबल चीज़ है, जहाँ पे जिसको क्रेडिबिलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो पहली इन्फॉर्मेशन थी, वो आई थी श्रीनगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर से। इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के दफ्तर से श्रीनगर के अंदर 7 और 8 जुलाई 2016 का ये दिन था जब आधी रात में करीबन ये इंटेल आती है सामने, और ये इंटेलिजेंस आई थी कि सरताज जो है, जिसको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो पहले एजेंट भी बनाया गया था, जिसको बाद में उसने बुरहान का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, तो सरताज जो था वो अपने अंकल से, यानी कि गुलाम मोहम्मद शेख, उनसे मिलने आने वाला था। यहाँ पे एक जगह का नाम बताया गया कि इस जगह वो आने वाला है, और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस थी जिसके बारे में अब इस पर एक्शन लेना था। ये पता चलता है कि इस जगह पे सरताज जो है 2 टेररिस्ट के साथ में आने वाला है। दोनों लोग कौन है ये नहीं पता। इसके ऊपर टीम काम करना शुरू करती है। अब सेम इसी दौरान 7 तारीख को ही एक टेक्निकल इंटेलिजेंस जो थी वो यहाँ से मिलती है, हमारे एक और डेवलप होती है इंटेलिजेंस 19 RR को, 19 राष्ट्रीय राइफल्स को। ये भी सेम एरिया की, जिस एरिया के बारे में बात की गई थी, इसी एरिया की इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे सरताज शेख जो है वो 2 टेररिस्ट के साथ आने वाला है। तो यानी कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे कुछ होने वाला था, ये लोग आने वाले थे, ये क्रेडिबिलिटी थी इसकी कि पुख्ता जानकारी है भाई, इस तरह की चीज़ थी। अब इसको पता करना शुरू किया कि आखिर इसको चेक कैसे किया जाए कि ये असलियत में इस तरह का कुछ हो रहा है। इसके लिए क्या किया जाता है कि आसपास के कुछ कसाईयों से सूत्रों ने बात करना शुरू की। स्थानीय जो सूत्र थे, जो सोर्सेस थे, उन्होंने कुछ आसपास के जब कसाईयों से बात की तो कसाई ने एक ने पुष्टि की कि चाचा के घर में दावत है, चाचा के घर में दावत है, और कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, कुछ मेहमान आने वाले हैं, और सेब के बगीचों के बीच कोकरनाग निवास पर बड़ी मात्रा में जो मांस है वो मंगवाया गया है। अब ये बात यहाँ से साफ होती है, ये 8 जुलाई का दिन था, सारी डिटेल्स आ चुकी थी, और मेजर संदीप कुमार जो थे, उन्होंने अपनी जो टीम थी उसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट जो मिला था उसके बेसिस पर यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया उसके ऊपर, और फाइनली जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको तैयार कर लिया गया था। तो फाइनल इंटेलिजेंस इनपुट जो था वो ये था कि सरताज अहमद शेख अपने 2 आतंकवादी दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ में, कोकरनाग के बमदूरा में इस जगह पर आने वाला है कश्मीर के अंदर, और यहाँ पे अपने चाचा के यहाँ वो आया हुआ है। तो यहाँ पे वो छुपे हुए हैं करीबन 2 दिन से। ये चीज़ साफ थी, सामने थी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जो मेजर संदीप कुमार थे, उनकी एक्शनेबल टीम ने काम करना शुरू कर दिया था। फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप 19 RR, जम्मू कश्मीर पुलिस पहुँचते हैं यहाँ पे। दोपहर का समय था 8 तारीख को, यहाँ पे पहुँचा जाता है और कॉम्बिंग की जाती है पूरे एरिया की। ये जब लोगों ने सामने से देखना शुरू किया कि आखिर अचानक से फोर्स यहाँ पे क्यों आ गई, क्योंकि छोटा सा गांव है, वहाँ पे जब लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बताया गया उन्हें शुरुआत में कि जो चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती, वो यहाँ पे एक इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए आने वाली हैं, तो इस वजह से हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कॉर्डन ऑफ किया गया पूरे एरिया को 4 बजे तक। 4 बजे की ये बात है जब सभी लोग, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान अपनी पोजीशंस को ले चुके थे, इस घर को एक तरह से घेरा जा चुका था। लेकिन सेना की मौजूदगी के बारे में पता चल जाता है, इसकी खबर एक तरह से लीक हो जाती है आतंकवादियों तक भी। क्यों? क्योंकि ये जो सेना की मौजूदगी थी, इसकी खबर जब आतंकवादियों तक भी पहुंची, अंदर लोगों तक पहुंची गांव के, तो गांव के लोगों ने यहाँ पे काम को कठिन बना दिया। किस तरह से? इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी हमारी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि ये सभी जानते थे एक तरह से कि यहाँ पे छुपा हुआ है बुरहान वानी, जो इन सभी का चहेता था। ये लोग ये जानते थे, और यहाँ पे इसी वजह से मेजर कुमार, कैप्टन मानिक शर्मा और नायक जो अरविंद सिंह चौहान थे, इन लोगों ने हमला करने के लिए घर पे अब फाइनली अपना एक जो फाइनल स्टेप था उसको ले लिया था। किस तरह से किया जाता है? कुछ देर तक ये भीड़ जो थी लगातार पत्थरबाजी करती रही, सेना के ऊपर कि उसकी टुकड़ी के ऊपर पत्थरबाजी की, लेकिन कैप्टन शर्मा ने 2 अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को इनको डिवाइड किया, और जो 2 अन्य लोग थे उनके साथ में उन्होंने घर में घुसने का प्रयास किया। पहली बार प्रयास जो था वो असफल रहता है, क्योंकि जो भीड़ थी वो भारी पत्थरबाजी कर रही थी। अब अंदर से भी इस समय पे फायरिंग आना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि आतंकवादी भी ये जान चुके थे। आतंकवादियों में सरताज अहमद शेख तो था, उसके साथ में 2 और भी लोग थे। ये इनपुट था हमारे पास में। अभी तक ये नहीं पता था कि अब वो 2 लोगों में से बुरहान वानी है या नहीं है, लेकिन फायरिंग सामने से शुरू हो चुकी थी।
अब इस बीच में क्या किया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कि घर के पीछे से जाके घर के पीछे आग लगाई गई। ऐसा बताया जाता है कि घर के पीछे आग लगाई गई, जिसके मुताबिक, क्योंकि ये मान्यता है, ये बताया जाता है कि इस्लाम में आग से जलकर मरने को दोज़ख में जाना मानते हैं, मतलब नरक में जाना मानते हैं। तो इसी की वजह से जब आग इसलिए लगाई गई कि ये जो अंदर से लोग हैं वो बाहर निकले कम से कम, क्योंकि अंदर जाना मुमकिन हो नहीं पा रहा था। बाहर इनको निकालने के लिए ये काम किया जाता है और ऐसा होता भी है। सामने से सरताज शेख जो था वो बाहर निकलता है, फायरिंग करता है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। सरताज शेख वॉज शॉट डेड। इसके बाद आतंकवादी को एक को देखा जाता है पीछे के रास्ते से भागते हुए, और एक आतंकवादी ऐसा था ये जो कि किसी दूसरे शख्स को, एक दूसरे आतंकवादी को छुपाता हुआ, उसको कवर फायर देता हुआ सेब के बगीचों के पीछे से निकालना चाहता था। वो उसको उस दीवार से उस तरफ निकालना चाहता था जिससे वो शख्स भाग जाए जो जिसको ये कवर फायर दे रहा है। ये आतंकवादी था अहमद लश्करी, परवेज़ अहमद लश्करी ये आतंकवादी था। ये एक शख्स को बचाते हुए यहाँ से निकल रहा था, और जैसे ही इसने गोलीबारी करना शुरू किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, फोर्सेस ने इन दोनों को ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर मार गिराया, ख़त्म कर दिया जाता है। दोनों ही मारे जाते हैं। खबर इतनी ज़्यादा सही थी कि जब तीनों डेड बॉडीज़ को देखा गया तो वायरलेस पर यह मैसेज साफ तरीके से पहुंच चुका था कि यस वी गॉट हिम। तो फाइनली ये जो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर निकला, जो यंगेस्ट कमांडर जिसको कहा जाता है द पोस्टर बॉय ऑफ मिलिटेंसी, बुरहान वानी, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। इसको यहाँ पे फाइनली मार दिया गया था। और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है कि करीबन 4 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ है 99 RR का, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का, जम्मू कश्मीर पुलिस का। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे थे। तमाम सारी जो स्थानीय नागरिकों ने भी जो दिक्कतें की, जो पत्थरबाजी की, उसके बावजूद 8 जुलाई 2016 को ये जो ऑपरेशन हुआ, सिर्फ 15 मिनट के अंदर बुरहान वानी को, द पोस्टर बॉय ऑफ मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है। अब जैसे जैसे न्यूज़ फैलती है तब आप देखिए कश्मीर में क्या होना शुरू हुआ। कश्मीर के अंदर श्रीनगर अनंतनाग हाईवे को सबसे पहले ब्लॉक कर दिया गया। वहाँ पे टायर्स को जला के फेंका जाने लगा, पत्थरबाजी की जाने लगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद बुरहान वानी का जब शरीर था, जब उसके घर पहुँचा, तो यहाँ पे क्या था कि जो नमाज जनाजा था वहाँ पे उसको बताया जाता है 40 बार पढ़ा गया। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जो प्रक्रिया सुबह शुरू होनी थी वो दोपहर तक हो पाई, शाम तक हो पाई। और बताते हैं कि करीबन 3 लाख आदमी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर का बुरहान वानी के उस आखिरी यात्रा के अंदर पहुँचा था। 3 लाख लोग यहाँ पे पहुँचे थे। अथॉरिटीज़ से पैनिक हो गए। टेलीफोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, इनको ख़त्म किया गया, बंद किया गया। कर्फ्यू का ऐलान किया गया। और ये बताया जाता है कि लॉन्गेस्ट स्पेल था अभी तक की कश्मीर वैली के अंदर कर्फ्यू का, जब 51 दिनों तक कर्फ्यू लगा था। कुछ लोग कहते हैं कि इससे ज़्यादा दिनों तक लगा था, हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़े बताए जाते हैं वो कहते हैं कि 51 दिनों तक ये कर्फ्यू रहा। 91 लोगों की यहाँ पे मौत हुई, डेथ हुई इस पूरे कर्फ्यू के दौरान में। 12,000 से लोग ज़्यादा घायल हुए, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समय उस समय कश्मीर ने देखा, अपने ही यहाँ के एक टेररिस्ट की वजह से, एक ऐसे लड़के की वजह से जिसको एक तरह से कश्मीर के अंदर ही काफ़ी सारे लोगों ने उसको हीरो बना दिया था। उसकी वजह से एनकाउंटर जब हुआ था बुरहान वानी का, उसके बाद जिस घर में वो एनकाउंटर हुआ था उन लोगों के साथ क्या हुआ। फारूक वानी, जिसका वो घर था, जो सरताज के एक तरह से चाचा थे, उनके घर को गाँव वालों ने जला दिया। उन्हीं के गांव वालों ने उस घर को, उसके साथ में 11 घरों को जला दिया, सिर्फ इस शक पे कि कहीं ये जो खबर है वो इसी गांव के अंदर से निकली थी और इन्हीं घरों में से निकली थी, इसलिए उन 11 घरों को जला दिया जाता है। ये चीज़ें सामने आती हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनका वो घर था। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर के अंदर कि एक टेररिस्ट के मरने पर कश्मीर के ही लोगों ने कश्मीर को जलाया था। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे एक पोस्टर बॉय ऑफ मिलिटेंसी को, जिसने सोशल मीडिया टेररिस्ट जिसको कहा जाए, जिसने सोशल मीडिया को एक टूल बना के, अपना औजार बना के काम किया अपनी पब्लिसिटी के लिए, लोगों को रिक्रूट करने के लिए, मिलिटेंसी में टेररिस्ट बनाने के लिए, लेकिन अंत में उसका खात्मा भी उसी एक तस्वीर से हुआ था जो उसने डाला था अपना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये सब किया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट अभी भी लगातार जारी है। इस तरह के मिलिटेंट्स को लगातार मारा जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, और जितने भी नए नए टेररिस्ट ग्रुप्स बन के, पाकिस्तान के शेडो आउटफिट्स बन के जितने भी कश्मीर वैली में आतंक मचा रहे हैं, इन सभी का खात्मा ज़रूर किया जाएगा। दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक जो है, जो आपकी यूपीएससी CSE की तैयारी के लिए आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, इस पर जाके ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पर काफ़ी सारे बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट बैचेस अवेलेबल हैं,
और ये सारे ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन की लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको फिलअप करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अपनी तैयारी को आप बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। आप मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।